ओके। तो गुड हॉस्पिटल नाइट। का किसी को ध्यान नहीं आया कि हॉस्पिटल कहाँ से देखा जाए, बीमारियां वगैरह कहाँ से देखा जाए? ऐसा आपके माइंड में नहीं आया किसी के भी कि अगर आप किसी इंटरेस्टिंग चीज को सीखने की कोशिश कर रहे हो तो होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? जी, बताइए सभी लोग। इस तरह का एक चार्ट आप सभी ने देखा होगा, ये बिना प्लैनेट्स के है। बिना प्लैनेट्स के मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, बिना प्लैनेट्स के इसलिए समझा रहा हूं, क्यों? क्योंकि प्लैनेट्स अगर मैं डाल दूंगा तो आप इसको पर्सनली ले लोगे कि यार ये तो किसी ना किसी का है। राइट? राइट? सिर्फ मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, नंबर्स इसलिए लिखे क्योंकि अब ये आप सबका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आप सबको पढ़ाना है, सबको समझाना है। तो देखो, जिन लोगों को पहले तो आपको ना लाइफ के इवेंट्स को समझना चाहिए। ठीक है, कि क्या चीज मैंने कहां से देखी है। जैसे एग्जांपल के लिए आरती जी कह रही मैं हॉस्पिटल में हूँ, ठीक है। या फिर अभी यहाँ पे विनोद नहीं, यहाँ पर मोतीलाल जी आई थिंक उन्होंने कहा था कि मैं न्यूमरोलॉजी में हूँ, ठीक है। न्यूमरोलॉजी में किन्होंने कहा था? जी मैंने कहा था। जी जी, ठीक है। हाँ, मोतीलाल जी कह रहे हैं मैं न्यूमरोलॉजी में हूँ। तो न्यूमरोलॉजी को कहाँ से देखा जाता है कि पर्सन न्यूमरोलॉजी में जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। या कोई पर्सन वास्तु की बात कर ले तो आप कई बार नंबरों से देख सकते हो, कई बार आप हॉरोस्कोप के थ्रू देख सकते हो। कोई पर्सन कह रहा है मैं रेकी हीलिंग में जाना चाहता हूँ, तो क्या कैसा कितना है, ठीक है। उन सभी चीजों को यहाँ पर, क्योंकि देखो क्वेश्चन जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आंसर नहीं आएगा। ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं मिलेगा जो आपको सब कुछ सिखा दे, क्योंकि सब कुछ कोई नहीं सिखा सकता। हाँ, एक चीज आप सीख सकते हो, आपके मन में जितनी चीजें सीखने की इच्छा और आपके मन में जितने सवाल है उनको जिस दिन आपने पूरा सीख लिया, समझ लीजिए आप एस्ट्रोलॉजर बन गए। लेकिन अगर आप दूसरे के कहने के अनुसार चलोगे कि वो जितना सिखा रहा है उसको मैं अगर सीखता जाऊं, तो आप कभी एस्ट्रोलॉजर नहीं बनोगे। क्योंकि वो जो सिखा रहा है वो उसके अनुसार, अपने अनुसार सिखा रहा है। आपको अपने बिहाफ पे देखना है कि मेरे को क्या पढ़ना है। एक टीचर पढ़ाता है ना, तो उसने देखना है कि वो पढ़ाना है मैंने जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्टूडेंट को वो पढ़ना चाहिए जब तक उसके मन की इच्छा पूरी नहीं हो रही कि यार इसका क्या आंसर होना चाहिए। राइट? कितने लोग एग्री हैं? यस। है ना? चलो, अब समझो इन चीजों को। पहले तो आपको इवेंट समझ में आने चाहिए कि इवेंट्स हॉरोस्कोप में कहां से निकलते हैं। ये देखो, ये 12 टोटल 12 नंबर हैं और ये 12 प्लेसेस हैं हमारे, ठीक है। इन्हीं 12 प्लेसेस में से आपकी जिंदगी भर के सारे इवेंट्स आएंगे। हो सकता है मे बी 5% इवेंट्स मिस हो जाए, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर किसी ने खोज नहीं की हो, ठीक है। या फिर मेरी थोड़ी जानकारी में कमी रह गई हो। 5 से 10% हो सकता है रह जाए, लेकिन अदरवाइज जितने आप वो कहोगे वो सब इसमें आ जाएंगे। सबसे पहले वन नंबर यानी कि शुरुआत, शुरुआत यानी कि आपका बर्थ। बर्थ यानी कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है और आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ, ठीक है, आपका हेड, और जो भी आपका, जो सिर्फ आपसे जुड़ा है, सिर्फ आपसे, जिसका लेना देना सिर्फ आपसे है। जैसे कि मोतीलाल जी ने लिखा है न्यूमरोलॉजिस्ट अपने आगे, तो ये सिर्फ उनसे जुड़ा है ना। समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जो सिर्फ आपसे जुड़ा है, आप तक सीमित है, वो सब वन नंबर है। क्लियर? क्लियर? इसमें बहुत सारे एग्जांपल है। मगर एक ही नंबर, अगर मैं फर्स्ट हाउस को पढ़ाना शुरू करूं तो मैं 1 घंटा पढ़ा सकता हूं, और मैं एक नंबर के बारे में आपको कम से कम नहीं भी तो 18 से 20 चीजें बता सकता हूं। बट ये कि मेरे बताने से कोई फायदा नहीं होगा आपको। आपके मन में कितनी चीजें आ रही हैं वो क्लियर होनी चाहिए। आप पूछोगे अगर दो, तो आपका दिमाग तीन और आपको सजेस्ट करेगा। मैं अपनी तरफ से कितनी बता दूं वो आप इतना रिलेट नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि मैं तो इसमें और बता दूंगा। आपकी शुरुआत है, आपका नाम है, आपका आधार कार्ड है, आपकी इमेज है, ठीक है, वो सब कुछ एक नंबर है। तो शुरुआत है, ठीक है। मैं तो बहुत कुछ बता सकता हूं। ये आपको रिलेट करना पड़ेगा कि आप किस हद तक सीखना चाहते हो। 2 नंबर, एक बार आपकी शुरुआत होगी उसके बाद आपका नाम, जैसे एग्जांपल के लिए पहले हमने बोला आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड, तो उसके बाद क्या है? बैंक कार्ड, बैंक, बैंक। 2 नंबर क्या है? आधार कार्ड कहां से लिंक है? आप सभी का जो कुछ भी आपके पास है वो सब चीजें लिंक्ड है ना, वो एक वैल्यू बना रही है। तो 2 नंबर आपकी वैल्यू है, जो भी आपके पास वैल्यू है। और उस पर्सन की वैल्यू किस हद तक रहेगी वो 2 नंबर डिसाइड करेगा। उसका नेम फेम जो है, एक तो होता है नेम फेम जो आप पर्सनली ले रहे हो, दूसरा जो आपका बाहर की दुनिया में है, वो नेम फेम जो कुछ भी है वो 2 नंबर डिसाइड करता है, या सेकंड हाउस डिसाइड करता है, ठीक है। इसे आप 2 नंबर ना लेके इसको आप सेकंड हाउस, क्योंकि अभी मैं आपको हाउसेस बता रहा हूं कि घटनाएं कहां कहां से देखी जाती है।
और अगर आप इसको दूसरे वे में लेना चाहता हो कि यहाँ से बच्चा पैदा हुआ तो यहाँ से बोलना, अभी मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मैं जो लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं, जो आप मेरी टोन सुन रहे हो, वो 2 नंबर है, ठीक है। और अब अभी आप देख रहे हो, तो अभी जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि मैं इस तरह से ट्रैवल करके आपके पास आया हूं और आपके पास यहाँ पे बैठ के लेक्चर दे रहा हूं, तो एक वैल्यू सी आपकी नजर में कहीं ना कहीं बन रही होगी कि हाँ यार, आदमी आया है और उसने कर रहा है। तो एक नंबर वो है जिसके बिहाफ पे आपने मेरे को पे करके यहाँ बैठे। 2 नंबर वो है जो अभी करंट में चल रहा है। डिफरेंस समझ में आया, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, डिफरेंस समझ में आना चाहिए। 1 नंबर आपका आधार कार्ड, 2 नंबर आपका बैंक की कॉपी या आपका बैंक अकाउंट। क्लियर? 3 नंबर क्या है? अब जैसे 2 नंबर मैंने क्या बोला, एक तरह से हमारी आवाज, ठीक है। तो 3 नंबर हमारा डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अब आधार कार्ड कहीं ना कहीं लेके जाते हो ना, या बैंक कार्ड कहीं ना कहीं आगे देना होता है ना, या फिर जब कभी आप कोई डॉक्यूमेंटेशन वाला काम करते हो तो वो डॉक्यूमेंटेशन 3 नंबर है। अब इसको दूसरे स्टाइल में अगर ले चले, तो 1 नंबर से बच्चा पैदा हुआ, 2 नंबर से वो बोला, 3 नंबर से अपने भाई को देखा या अपने पड़ोसी को देखा, या जो बच्चा बाहर को भागता है गेट की तरफ, वो 3 नंबर है। क्लियर हुआ माइंड में? आपको स्टोरियां रिलेट करनी आनी चाहिए, क्योंकि मैं वही आपको कह रहा हूं, एस्ट्रोलॉजी जो है आपके 90% इवेंट्स के बारे में बताती है। बस आपकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मेरे को पता क्या करना है। क्योंकि अगर मैं आपको अगर इसको सिंगल वे में लेके चलूँ ना, तो बड़ी स्लो स्टाइल में मैं इसको घुमा दूंगा, और 12 नंबर तो 12 इवेंट्स कवर करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा सीखो, ज्यादा से ज्यादा समझो। मैं इसको एक छोटे बच्चे के हिसाब से भी बता रहा हूँ, और मैं इसको एक प्रोफेशनल अडल्ट 30 ईयर के पर्सन के हिसाब से भी बता रहा हूँ। रिलेट कर रहे हैं? मुश्किल तो नहीं लग रहा? एक बार सभी मेंबर्स अपनी अपनी कंफर्मेशन दे दीजिए। मुश्किल तो नहीं लग रहा? एक छोटे बच्चे के हिसाब से और एक 30 साल के आदमी के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, सर डिफरेंस बिटवीन अब पहले एक बार पूरा कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर क्या होता है? जो बच्चा अपने घर में देखता है माँ बाप को, भाई बहन को, ये मेरा घोड़ा, ये मेरा कपड़ा, ये मेरा है। जो हम कहते हैं ना, ये मेरा, बच्चे कहते हैं ना, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है। वो 4 नंबर, ठीक है। अब बड़े के इवेंट में क्या होगा? जो आप कहते हो यार, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, कहते हो ना, ये सामान टूट गया, ये लेना है, ये नया चीज लेना है, ये खर्चा आ गया, या फिर कहते हो सुख नहीं है, या सुख है, सुख चाहिए। तो अगर 30 एज के हिसाब से तो सुख, और अगर बच्चे के हिसाब से तो परिवार, ठीक है। 5 नंबर क्या है? अब अगर मान लो बच्चे के हिसाब से, तो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, उसको पता लग गया भी आस पड़ोस क्या है, तो आप क्या करते हो? बच्चे को स्कूल भेजते हो ना, तो स्कूल जो भेजना है वो बच्चे के हिसाब से देखना, तो स्कूल। और अगर अब पर्सन बड़ा है तो वो क्या देखेगा? अब अक्सर 20-25 की उम्र में क्या होता है, कहीं ना कहीं सेटिंग हो जाती है, तो वो सेटिंग यहां से देखती है। लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, प्यार हुआ, इजहार हुआ, वो 5 नंबर। और अगर बच्चा है तो उसको क्या मालूम, तो वो पढ़ने जाएगा। या जो बच्चे आपने देखा होगा, पता नहीं क्या क्या लगे रहते हैं खिलौनों से खेलने, अपना ही क्रिएटिविटी, या फालतू सवाल पूछते हैं, ये क्या है, वो क्या है, हो जाते हैं ना तंग कभी कभी बच्चों से कि ये क्या, ऐसे ऐसे उटपटांग सवाल पूछ रहे, तो वो 5 नंबर है, ठीक है, जो उसका दिमाग चलने लग जाता है। और कभी कभी आप भी, कुछ बच्चे होते हैं जो 25-30 की उम्र में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो माँ बाप नहीं कर पाते कभी, या कुछ ऐसा करने लग जाता है जो माँ बाप की समझ में नहीं आता, तो वो 5 नंबर है। वैसे तो लड़का लड़की के बीच में जो चल रहा था वो भी नहीं समझ में आ रहा कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, ठीक है। तो वो सब 5 नंबर। क्लियर? क्लियर? जी। अब 6 नंबर यहां से होती है दिक्कत की शुरुआत। अब देखो, जब लड़के की जिंदगी में लड़की है, लड़की की जिंदगी में लड़की आएगी, तो जब भी कोई ऐसा पर्सन आएगा तो दिक्कत तो होगी ना, या उसको होगी या परिवार को होगी, दिक्कत होती है ना। 10 में से 8 लोगों को होती कि नहीं होती? यस। और अगर नहीं होती तो शादी कराने के बाद तो हो ही जाती है, ठीक है। पहले तो जब पहली बार लड़की आती है, गर्लफ्रेंड बनती है, बॉयफ्रेंड बनता है, तो दिक्कत शुरू हो जाती है। तुमने मेरा फोन नहीं उठाया तो दिक्कत, खाना नहीं खाया तो दिक्कत, लेने नहीं आया तो दिक्कत, या फिर अगर गिफ्ट नहीं दिया तो दिक्कत, ठीक है। और बाद में पता चला कि यार टाइम पास था, उसके बाद छोड़ के चलेगी तो भी दिक्कत। तो यहाँ के उसके बाद दिक्कत शुरू है, पहली दिक्कत यहाँ से शुरू है, जब आपकी लाइफ में कुछ न्यू एंटर आता है, ठीक है। क्योंकि हम उसको एडजस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। वो दिक्कत आनी आनी, आप अपने घर में कोई नई आइटम ले आओ एक्सपेंसिव, तो दिक्कत शुरू हो जाएगी। उसको रखें कहाँ? नई गाड़ी ले आओ, 10 दिन तक वो मन में ऐसे ऐसे हो रहा होगा कि यार कोई खरोच ना मार दे, ठीक है। हाँ, अच्छी तो जरूर है दिखाने के लिए, लेकिन वो नया 9 दिन ही है, 2-3 दिन का शौक होता है, नहीं है उसके बाद तो डर ही लगा रहता है, ठीक है। तो 6 नंबर से पहली दिक्कत शुरू हो जाती है, यहीं से आपकी खांसी जुकाम बीमारी, जो आप 2-4 दिन डॉक्टर के चक्कर लगाते हो, जो कोई पर्सन कहता है कि मैं हॉस्पिटल गया आ गया, ये वो जो भी है, ये लगी वो लगी, वो सब दिक्कतें यहां से देखनी, ठीक है।
उसके बाद जो टेंशनें होती हैं, हर आदमी की टेंशन क्या है, सुबह 9 बजते टेंशन ऑफिस। कितने लोग हैं ऑफिस पे जाने वाले, यहाँ पे कितने लोग हैं जो ऑफिस जा रहे हैं? होती है ना सुबह 9 बजे टेंशन, पहुंचना है। तो जॉब यहां से देखनी है, टेंशन यहां से, जॉब टेंशन वगैरह वो सब यहां से। क्लियर? नेक्स्ट 7 नंबर, मोस्टली जितने लोग जॉब करते हैं, जब आप जॉब करने लग जाते हो तो जॉब के बाद एक चीज क्या होती है नॉर्मली, अब तू कमाने लग गया, अब तेरी शादी कर देते हैं। यही होता है ना, यही होता है ना? या फिर अब ये समझदार हो गया है, इसने कुछ सीख लिया है, मतलब काफी दिक्कत परेशानियों के साथ थोड़ा घिस घिस के थोड़ा तराश लिया गया है, अब इसको कोई बिजनेस दो। बिजनेस कोई करना है, कोई लड़की के साथ आपकी शादी करवानी है, कोई अपनी पार्टनरशिप में कोई काम धंधा नया खोलना शुरू करना है, और ज्यादा जिम्मेदारी और किस चीज को ऐड ऑन करना है और ज्यादा, इस एक्सपीरियंस के बेस पे वो है 7 नंबर। पार्टनरशिप, बिजनेस, वाइफ, वो सब 7 नंबर में आएगा। क्लियर? जी। और देखो यहाँ 5 में एक नया नंबर मेंबर आया था तो 6 में दिक्कत आई, अब यहाँ 7 में भी एक नया नंबर आया है तो 8 में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी। अब दिक्कत किससे है? अब जो नया आया है, अब वो चाहे आपकी घरवाली हो, चाहे वो बाहर वाली हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है? अब वो उससे दिक्कत अब आगे, अब ये नहीं कि पर्टिकुलर उससे दिक्कत, मैं ये कंसेप्ट बने हुए हैं कि इस तरह से चीजों में दिक्कत आती है, यहाँ से दिक्कत है और यहाँ से चीजें। अब देखो सब कुछ चाहिए हमें जिंदगी में, ऐसा तो नहीं, क्योंकि ज्यादा लोग कहते हैं जी दिक्कत ना हो कभी, ठीक है, टेंशन ना हो, परेशानी ना है, बाकी सब कुछ चाहिए। लेकिन देखो ये सारा सिस्टम बना हुआ है, सुख दुख साथ साथ में चलने हैं, सुख आएगा तो दुख भी आएगा, और अगर दुख चल रहा है तो वो जाएगा और सुख आएगा। ठीक है, चलो अब 8 से क्या है, 8 से अब, अभी तक तो आपको सारी कहानी समझ में आ रही थी, अब 8 से वो चीजें हैं जिनके बारे में आपको आज तक नहीं पता, और वो ज्यादातर कौन है, ये वाला पीछे वाला। शादी के बाद होता ना, ये तुम पहले ऐसे नहीं थे, या तुम्हारे बारे में ये तो पता ही नहीं था। अक्सर हम वाइफ के बारे में या फिर हस्बैंड के बारे में बातें करते हैं कि तुम ऐसे थे, अच्छा तुम ये भी करते हो, अच्छा तुमने तो ये बताया ही नहीं है, तुम्हारे परिवार वाले ये है वो है अलाने फलाने, या फिर जो भी चीजें होती हैं, तो जो चीजें हमें पता नहीं है सडनली हमें पता लगी, वो सब यहाँ से। ठीक है, अब ये मत सोचो कि ये खराब है, क्योंकि देखो 6 नंबर में मैंने क्या बोला, दिक्कतें, लेकिन वहां पे मैं नौकरी भी तो दे रहा हूँ, जॉब नौकरी भी मिल रही है। अब 8 नंबर में क्या होता है, दिक्कतें भी हैं, 8 नंबर में वो चीजें जो अचानक भी होती हैं, प्लस 8 नंबर में क्या है, बैठे बैठे पैसा मिलता है, जो शादी के बाद कई लोगों को पैसा मिलता है, घरवाली आती है कुछ लेके आती है, कई बार अच्छे घर से आदमी ने शादी की तो आदमी को, घरवाली को मिल जाता है आदमी से। ठीक है, बैठे बैठे आप शादी करके आती है और आदमी की मालिकाना 50% की दावेदार बन जाती है, तो उसको भी फायदा है। जैसे आदमी को अगर दहेज से फायदा है, तो जो फीमेल है उसको भी तो फायदा है, आदमी ने जो कुछ कमाया आज तक उसके 50% की वो मालकिन बन जाती है। रिलेट हुआ? बिना कुछ किए इनकम 8 नंबर से। ठीक है, और एक कोई चीज जो आप एक बार बना रहे हो बार बार बेच रहे हो, वो भी 8 नंबर है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कोई चीज आपके पास है या नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं, एक बार की मेहनत और बार बार की इनकम। ठीक है, देन उसके बाद 9 नंबर, 9 नंबर होती है किस्मत या ट्रैवल। जैसे वाइफ के आने के बाद एक होता ना कि हनीमून पे जाओ, ट्रैवल, या फिर एक होता है कि इसके आने के बाद जिंदगी संवर गई। ठीक है, तो वो 9 नंबर है। ठीक है, जो किस्मत चमकनी है, जो जो भी आप अपना जो सरनेम आगे लेके जाते हो, जैसे मैंने वो क्या बोला था, 1 नंबर है आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड पे जो आपका नेम है आगे, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे प्रमोद लिखा है, तो प्रमोद हो गया 1 नंबर, और जो श्रीवास्तव है वो है 9 नंबर। ठीक है, क्लियर? जैसे यहाँ पे ऋचा गंभीर लिखा है, तो ऋचा हो गया 1 नंबर, जो गंभीर पीछे कास्ट है वो है 9 नंबर। ठीक है, जिसको आप आगे लेके चलते हो। मैरिज के बाद नेम चेंज होता है ना, वाइफ नेम चेंज होता है ना लड़कियों का, रिलेट कर पा रहे हो? समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, तो जो नेम चेंज होता है, जो आप आगे चलते हो, वो सब आपका 9 नंबर है। ठीक है, और इसी में आपका जो आपका धर्म है वो आ जाता है, आप कितने अच्छे हो ये आ जाता है, आपकी किस्मत कितनी है ये आ जाता है, और आप कितने आगे मतलब कितना प्रोग्रेस करोगे वो सब आ जाता है। और ये मोस्टली ये जो जगह होती है, ये आफ्टर मैरिज कितनी तरक्की आपको देती है, इसका पता यहाँ से लगता है। इस पार्ट को अगर आप बीच में से ऐसे डिवाइड कर लो ना, तो इधर वाला हिस्सा बिफोर मैरिज का है और इधर वाला हिस्सा आफ्टर मैरिज का है।
हाँ, अगर कोई पर्सन मैरिज नहीं करता तो उसकी लाइफ में इवेंट्स कम शो होंगे, ठीक है। अगर हॉरोस्कोप में मेंशन होंगे और वो मैरिज नहीं करता तो उसकी लाइफ में इवेंट्स कम होंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के नियम के खिलाफ जा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट आ गया आपका 10। आप सभी में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मोस्टली आई थिंक शायद सभी 30 साल से ऊपर होंगे, 30-35 से ऊपर होंगे। तो आप सभी देखो, आप सभी ने जिस किसी भी प्रोफेशन से शुरुआत की होगी अपनी फर्स्ट, 10 में से एक ही आदमी होगा जो आज भी उसी को कर रहा होगा। नहीं तो ज्यादातर लोग चेंज करते रहते नहीं। यस और नो? एग्री? तो ये वो Yes. जगह है जो आपको फाइनल डिसीजन देती है कि चीज को पकड़ के अब जिंदगी भर चलना है, यहां पर आके टिकना है। ठीक है? तुम्हारी जिंदगी में तुमने करना क्या है, शादी के बाद, ये जॉब करने के बाद, शादी के बाद, घूमने फिरने के बाद, सब कुछ समझने के बाद जो एंड में फाइनल डिसीजन होता है कि हमने करना क्या जिंदगी में, वो 10 नंबर बताता है कि तुम किस काम के लिए जिंदगी में बने और क्या काम तुमने करना है जो आगे तक तुम्हें लेके जाएगा। ठीक है? देन उसके बाद 11 नंबर, हर किसी को फायदा चाहिए। अभी तक मैंने फायदे की बात नहीं बोली थी, अभी तक मैंने इच्छाओं की बात नहीं बोली थी। ठीक है? तो जो फायदा है, जो इच्छा है, जिसके बारे में हर आदमी कहता है कि यार मेरे को बस फायदा हो जाए या मेरी इच्छा पूरी हो जाए, तो वो सभी चीजें हम 11 नंबर से देखते हैं या इस जगह से देखते हैं। लास्ट है 12 नंबर। 12 नंबर, अभी तक मैंने खर्चे की भी बात नहीं की थी, टेंशन की बात की, घूमने की बात की और इजी मनी की बात की, या फिर मैंने डाउरी की बात की। अब खर्चे की बात है। अब इतना सब कुछ करने के बाद खर्चा भी तो कहीं ना कहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तक जितना टोटल चल रहा है वो भी एक ना कहीं ना कहीं खर्चा है। लेकिन ये 12 नंबर वो जगह है जहां पे फिक्स खर्चा है। जैसे कुछ लोग होते हैं पैसा जोड़ के रखते हैं, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कभी खर्चते नहीं। उन सबका झटके में जो पैसा निकलना है वो 12 नंबर ने निकालना है। चाहे आपको विदेश के लिए निकाल ले, बच्चे ने विदेश जाना तब निकाल दे, कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो गया तब निकाल दे, कोई जेल चला गया तब निकाल दे, किसी के लिए कुछ करना है तब निकाल दे, किसी को कोई आपसे धोखा कर गया तब निकाल दे। ठीक है? या किसी भी XYZ रीजन, ऐसा कुछ जो सडन है और वो आपकी पहुंच में नहीं है, वो सब 12 नंबर है। ठीक है? यहां तक जितना मैंने समझाया, इसमें किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। किसी को कोई क्वेरी हो यहां तक में? सर 9 नंबर में, पूछिए। 9 नंबर में ओनली ये लेडीज से रिलेटेड है या जेंट्स का भी कुछ है? सर 9 नंबर होती है आपकी किस्मत। ठीक है? 9 नंबर होती है आपकी किस्मत, 9 नंबर होता है आपका ट्रैवल। ठीक है? इसके अलावा 9 नंबर में आपका चाइल्ड भी देखा जाता है, जो आप शादी के बाद बच्चे की प्लानिंग करते हो, चाइल्ड भी देखा जाता है। ठीक है? इसके अलावा 9 नंबर में आपकी काफी हद तक ये भी देख ली जाती है कि जो आपकी एक तरह से डेस्टिनी या फिर इच्छा है ना, वो भी काफी हद तक कुछ हद तक देख ली जाती है। ठीक है? और कई बार हायर स्टडी को भी 9 नंबर से रिलेट कर लिया जाता है। और देखो, ऐसा नहीं है कि आप इसको फीमेल या वाइफ के कंटेस्ट में देखो। आप मेल हो इसलिए आप फीमेल के बारे में सोच रहे हो, जो फीमेल्स हैं वो मेल के बारे में सोच रहे हो। क्योंकि देखो, आप में से आप सभी लोग ना, एप्लीकेशन जो फ्री वाली होती है ना एस्ट्रो से, उसमें आप कुंडली डालो, तो एक बार मेल लिखकर कुंडली बनाना, एक बार फीमेल लिख के कुंडली बनाना, तो बाद में पता लगेगा कि कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे जो न्यूमरोलॉजी वाले सर बैठे हैं, तो आप सर ये बताइए, क्या आपके न्यूमरोलॉजी चार्ट में मेल फीमेल होता है? नहीं होता। नहीं होता है? आता सर, नहीं ना नहीं होता। आता। तो फिर मेल फीमेल सिर्फ कुंडली मिलान में होता है। होता है सर, कुआं नंबर में आता है न्यूमरोलॉजी में। अरे मैम, वो तो एक अलग अलग चल गया ना, वो तो बाल की खाल निकालने वाली बात है ना। नॉर्मली अभी ओवरऑल चले अगर तो, ठीक है। हाँ, अदरवाइज नहीं है। ऐसे तो ट्रांसजेंडर भी होता है, और बोलो मेल फीमेल का जो कॉम्बो होता है वो भी होता है। अब वो न्यूमरोलॉजी में कोई नहीं निकाल के दिखा सकता आज तक। एस्ट्रोलॉजी में वो चीज भी थोड़ी थोड़ी निकलती है कहीं कहीं पे, लेकिन वो कंसेप्शनल केस है। बाय चांस कोई केस हो तो उसमें आता है। ठीक है ना? चलिए, क्लियर हुआ अभी तक जितना सर समझाया ना समझाया? अब हम सर प्लैनेट्स। एक बार किसी का ना टीवी बहुत चल रहा है और बच्चों की आवाज आ रही है, वो बंद कर दे टीवी को प्लीज। ठीक है, जिनका टीवी चल रहा है वो अपने आप को बंद रखें। चलिए, अभी तक में किसी को डाउट नहीं ना है?
चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट है, कितने लोगों को राशियां क्लियर हैं? राशि सुनी आप सभी ने? 1 से लेके 12 नंबर की राशियां होती हैं। जी सर। हाँ, यहाँ पर कौन है जिसको राशि नहीं मालूम? आप सभी को अपनी अपनी राशियां मालूम है? कोई ऐसा व्यक्ति जो बोले मुझे अपनी राशि नहीं मालूम, मेरी राशि कौन सी है? हेलो, चुप क्यों हो जाते हो भाई? यस सर, मालूम है। यस मैं पता है। शॉर्टकट में चलता हूँ, ठीक है, अभी डिटेल में इतना नहीं जा सकता। शॉर्टकट में चलता हूँ, और क्योंकि आप सभी लोग अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, इसलिए मेरे को शॉर्टकट अपनाना पड़ेगा। अब सुनो, प्लैनेट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, पहले हम उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मार्स, ठीक है, देन उसके बाद आपका आ गया वीनस। अब कोई ये कहेगा कि जी ये सूर्य चंद्रमा से क्यों नहीं शुरू किया? तो ये अलग स्टाइल है, इसको जब फॉलो करोगे तो समझ जाओगे सूर्य चंद्रमा को क्यों नहीं स्टार्ट किया। ठीक है, अब सभी मेंबर्स फोकस करें। यहां पे आप देखो 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक की नंबरिंग लिखी हुई है, ठीक है। ये जो 1 से लेके 12 तक के नंबर है यहां मेंशन है, क्लियर? अब मतलब क्या है, ये जो 1 नंबर है और ये जो 8 नंबर है, इसका मतलब है ये मंगल प्लेनेट है। मंगल प्लेनेट के अंडर ये हाउसेज हैं, ठीक है। अगर 1 नंबर लिखा है या 8 नंबर लिखा है तो उसका मतलब है मंगल ग्रह। अगर 2 नंबर या 7 नंबर लिखा है, 2 नंबर या 7 नंबर लिखा है तो उसका मतलब है वीनस ग्रह, शुक्र ग्रह, ठीक है, क्लियर? जी। अगर 3 नंबर या 6 नंबर लिखा है, 3 नंबर या 6 नंबर लिखा है तो उसका मतलब है मरकरी ग्रह। 4 नंबर लिखा है तो मून, 5 नंबर लिखा है तो सूर्य, और 9 और 12 आपका होता है जुपिटर, और 10 और 11 आपका होता है शनि, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे 12 भाव हैं, 12 ये हाउसेज हैं, इससे पहले जो मैंने आपको कहानी समझाई उसमें आपको इवेंट समझ में आ रहे थे। अब वो जो इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स में से कौन से प्लेनेट के कौन कौन से इवेंट्स हैं, ये यहां पे डिस्क्राइब किया हुआ है। दोबारा ध्यान दो, दोबारा ध्यान दो सामने की तरफ। 1 नंबर और 8 नंबर जो है वो मंगल के अंडर है। यहां पर क्या बताया गया मैंने, यहां पर मैंने बताया कि पर्सन बॉर्न हो रहा है, अभी स्टार्ट हो रहा है, तो जो आपकी हेल्थ होती है, अच्छी हेल्थ, गुड हेल्थ, कोई आप मस्कुलर पर्सन देखते हो ना, बॉडी बिल्डर, वो मंगल है। और जो आपकी सेहत बिगड़ जाती है, 8 नंबर, वो भी मंगल है। जो 2 नंबर, आप पैसा कमाते हो, पैसा बनाते हो, आपकी वैल्यू है लाइफ आसपास की सोसाइटी में, 2 नंबर, वो शुक्र है, पैसा, और वही आपकी बीवी भी है, शुक्र, ठीक है ना, वाइफ सभी की। अब जो फीमेल्स है वो यहाँ पे अपने हस्बैंड को मान लीजिए, ठीक है, या फिर हस्बैंड नहीं मान सकते तो आप अपना पार्टनर या फिर जो कुछ भी आप मानना चाहते हो, ठीक है। अब 3 नंबर और 6 नंबर, तो 6 नंबर आपको जॉब बताया था, मरकरी, ठीक है। तो जॉब, मरकरी जो है वो जॉब भी है, ठीक है, क्योंकि देखो पढ़ोगे लिखोगे तभी तो जॉब करोगे, नहीं तो बिना पढ़े लिखे कौन जॉब देगा। और 3 नंबर क्या है, पढ़ाई लिखाई। तो जो 3 नंबर की जगह है, यहां से जो भी आप लिखने वाला काम करते हो, अभी जो लोग यहाँ पे नोट्स बना रहे हैं, तो वो 3 नंबर के अंडर आ रहे हैं, थर्ड हाउस इसके अंडर आ रहे हैं, ठीक है। जो आदमी कल को बुक्स लिखना चाहता है, और जो यहाँ पे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उनकी अगर ये चीज स्ट्रांग है तो उनका न्यूमरोलॉजी में कैरियर और भविष्य अच्छी, क्लियर? 4 नंबर मरकरी, मरकरी यानी कि ये माता, मून यानी माता। तो हम सभी की माताएं कहां पर होती हैं ज्यादातर? घर में, बापू ऑफिस में होता है, ठीक है। 5 नंबर सूर्य, ठीक है। अब सूर्य होता है, अब यहां पर ये सूर्य भी है, ठीक है, 5 नंबर सूर्य है। तो सूर्य जो है यहां पर, इस यहां पर अब जो सूर्य है वो आपको ज्ञान दे रहा है, प्रकाश,
और आपको क्या दे रहा है, गाइडेंस। फादर का काम क्या है, रोकना टोकना डांटना, प्यार करना नहीं है। फादर का काम क्या है, रोकना टोकना डांटना और गाइडेंस देना और घर का खर्च चलाना। तो यहां से जब दिमाग चलेगा तभी तो घर खर्च चलेगा। तो जो दिमाग है वो यहां से चलना है, 5 नंबर में चलाना है। अभी यहाँ ये मत सोचो कि मेल ने ही दिमाग चलाना है, फीमेल का भी चलेगा भाई, ऐसी बात नहीं है। उसने घर चलाना है, इसने दिमाग चलाना है, ठीक है। तो 5 नंबर से सब कुछ होना है। 6 मैंने बता दिया, 7 बता दिया, 8 बता दिया, 9। 9 नंबर क्या है, 9 नंबर है ट्रैवल, ठीक है। अब माता घर में है तो पिता कहाँ है, ट्रैवल। पिता ट्रैवल कर रहा है, बाहर जा रहा है, कमा रहा है, नौकरी कर रहा है, या फिर जो भी अपना नेक्स्ट के लिए सोच रहा है। अब 10 नंबर क्या है, 10 नंबर होता है आपका प्रोफेशन, कर्म। जैसे ये आपका घर है तो ये आपका ऑफिस है। यहां से तो आपने ट्रैवल किया, ये आपका ऑफिस है, ये आपका कामकाज है, जहां पर आप कामकाज जो भी कुछ भी आप करते हो, ठीक है। 11 नंबर क्या है, प्रॉफिट। जो भी आप कामकाज कर रहे हो उससे आपको क्या मिला, आपने 10 रुपए खर्च करके काम किया, 10 रुपए खर्च करके आपको 11 मिले, 15 मिले, 20 मिले, 50 मिले, या 10 खर्च करके 8 मिले, वो सब ये जगहें क्लियर करती हैं। अब यहां से और यहां को समझो दोबारा। बहुत सारे पेरेंट्स के जो फादर होते हैं, मतलब बच्चों के जो फादर होते हैं, वो बाहर जाते हैं कामकाज करने, कई लोग बाहर जाते हैं, तो कई लोग के विदेश भी जाते हैं, ठीक है। कई लोग के उनसे दूर भी रहते हैं, तो कई लोगों के जो फादर्स होते हैं प्रॉब्लम्स में भी रहते हैं। तो ये एरिया प्रॉब्लम्स का और खर्चे का है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं ना, या फिर फैमिलीज कहती हैं कि पैसा नहीं कभी जुड़ रहा, खर्च हुए जा रहा है। तो खर्चे की जगह ये है, ठीक है। जो खर्चे की जगह ये है, और ये 9 नंबर और 12 नंबर, ठीक है। तो मोस्टली जो 9 और 12 नंबर है, जो जुपिटर के 9 और 12 नंबर्स हैं, वो आपको ज्यादातर आपका पैसा जो है खर्चवाते हैं, या आपकी किस्मत से आपको चीजें बनवाते हैं, पर जुड़वाते नहीं कभी। पैसा जोड़ना वीनस ने है, ठीक है। जो एक पैसा होता है ना, जैसे मान लीजिए कुछ आदमी कहते हैं 50,000, ठीक है, तो 50,000 जुपिटर और 5 लाख, 5 लाख वीनस, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम अगर मान लीजिए एक कोई गाड़ी की बात करें जो 6 से 8 लाख के बीच में है, तो वो जुपिटर। और वही कोई गाड़ी जो 40 से 50 लाख की है, या फिर नियर 40 से 50 लाख की है, तो वो वीनस के अंडर आएगी। क्लियर हुआ। क्योंकि देखो आज के टाइम पे पर्सन को 50,000 भी काफी होता है, तो उसमें उतना भी खुश होता है, लेकिन कुछ होते हैं जो ज्यादा भी खुश होते हैं, लग्जरियस चाहते हैं, तो वो वीनस के अंडर आते हैं। क्लियर हुआ टॉपिक, विद हाउस और प्लैनेट्स के साथ रिलेटेबल, रिलेट हो गया। अब जो लोग कहते हैं कि राशि क्या है हमारी, कुछ लोग होते हैं ना जिनको कंफर्म नहीं है कि हमारी राशि क्या है, और अगर किसी और का हॉरोस्कोप आ गया तो उसकी राशि क्या है। तो आपका पहले तो 12 राशियों के नाम निकाल लेना, ठीक है ना। वो काम आपका खुद का है, ठीक है ना। जिन्होंने जो यहाँ पे सीरियसली पढ़ रहे हैं, 1 से लेके 12 तक की राशियों का नाम गूगल से ले लो, कहीं से ले लो, अखबार में छपा था वहां से निकाल लेना, ठीक है। अब आपने क्या देखना, सिर्फ मून को देखना है। मून, ये 12 के 12 में मून जहां पर बैठा होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए प्रीति मैम, आपके हॉरोस्कोप में मून किस नंबर में बैठा है, पता नहीं सर। पता नहीं, ठीक है। एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए मैं अगर किसी एक जगह पे प्लेस करूं, चलो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर मून यहां बैठा हो तो मेष राशि है, यहां बैठा हो तो वृषभ राशि है, यहां बैठा हो मिथुन, यहां बैठा हो कर्क, 4 नंबर उसका खुद का आ गया, 5 नंबर सिंह राशि, 6 नंबर कन्या राशि, 7 नंबर तुला राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि बिच्छू, 9 नंबर आपकी धनु राशि, 10 नंबर आपकी मकर राशि, 11 नंबर कुंभ राशि, 12 नंबर मीन राशि, ठीक है। तो मून चंद्र के जहां कोई अकॉर्डिंग में भी बैठा 12 होगा नंबर है। वो आपकी राशि, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को। जी। यस सर। किसी ने सर अभी एक तक बार कुछ पूछना है। राशियां सर एक लेकिन बार फिर हमें से। ये कैसे पता चलेगा कि हमारी मतलब हम हमारी जो राशि है वो इस नंबर पे है, जैसे मैडम आपने आपके 1 2 पास ये 3 होना करके हमें चाहिए, बताया। सुनिए मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला, एप्लीकेशन में अपनी डिटेल्स फिल करना, जी और आपके पास चार्ट बनकर आएगा। जी। उस चार्ट में आपने देखना है कि चंद्रमा 1 से लेके 12 के बीच में कहां बैठा है, जिस नंबर पे बैठा है वो आपकी राशि है। नहीं समझ में आया।
सबके मतलब सबके नंबर्स चेंज होते हैं, सब मतलब मेरे नंबर्स अलग होंगे, सामने आपके अलग बिल्कुल होंगे। मैम, न्यूमरोलॉजी जानते हो ना, हाँ सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग होती है, जी। तो चार्ट भी नहीं, अलग मेरा होगा। मतलब था इस चार्ट्स के नंबर ऐसे नहीं होते, सबके बदल जाते हैं। हाँ हाँ, ये तो मैंने आप सबको समझाने के लिए बताया है। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पे जरूरी ठीक नहीं है, एक ही होगा, किसी के 2 होगा, किसी के 5 होगा। ठीक है। ठीक ठीक, समझ आ गया। कहाँ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट किसी की कोई क्वारी। सर, जी हाँ बोलिए। हाँ, हमारे कुंडली में जन्म राशि और लग्न राशि दो रहता है ना? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो मतलब वो भी क्या है, डिफरेंस क्या है वो भी अब बताएंगे ये सर? देखो, ये देखो, ये एक मैंने आपके सामने चार्ट खोला, ये एक्चुअल चार्ट है किसी का। अब इसको देख के आप थोड़े पजल्ड हो जाओगे कि यार ये क्या आ गया, आप समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए आपको मैंने नॉर्मल बताया। अब इसमें क्या, मैंने क्या बोला, 1 से लेके 12 के बीच में जहां पर मून बैठा होगा वो आपकी राशि है। तो मून कहाँ बैठा है, 12वें घर में बैठा है, लेकिन 1 नंबर लिखा हाँ है, तो उसकी हाँ मेष राशि है, लेकिन वो बैठा कहाँ, 12वें घर में। हाँ, ठीक है, ये देखो, मैंने क्या बनाया था 1 नंबर का, लेकिन इसका क्या बना है 2 नंबर का, तो आपका जी 1 नंबर से लेके 12 नंबर का कोई भी बन सकता है। ठीक है। अब जिन्होंने यहां पर एक सवाल किया था कि लग्न और राशि का क्या फर्क है, कैसे समझना है, तो देखो, जो यहां पर जगह, यहां पर जो कुछ भी होता है ना, यहां पर 1 से लेके 12 नंबर के बीच में कोई भी एक नंबर आ सकता है। ठीक है। ये जब आप अपनी बर्थ डिटेल्स डालोगे ना, मैं चलो आपको एप्लीकेशन का लिंक शेयर कर दूंगा, डाउनलोड कर लेना, उसमें अपनी डिटेल फिल करना, आपको हॉरोस्कोप बन के आ जाएगा। इसमें जो ये नंबर है फर्स्ट में, जो भी नंबर है 1 से लेके 12 के बीच में, आपको प्लेनेट उसका क्लियर हो गया, प्लेनेट कौन सा है। ये जो नंबर है ये आपका लग्न है, असेंडेंट बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, लग्न। ठीक है, लग्न यानी कि मैं खुद। क्लियर है। और अब बात आई राशि की, तो जो मून जिस नंबर के में बैठा होगा, जिस नंबर के साथ मून बैठा होगा, नंबर के साथ, जैसे कि यहां पर मून किस नंबर के साथ बैठा है, 1 नंबर के साथ बैठा है, तो वो उसकी राशि है। ठीक है। लगन अलग होता है, मून अलग होता है। जैसे मून साइन सुना होगा ना आपने, मून साइन, तो मून हाँ साइन, मून जिस नंबर में बैठा है, और लगन आपका जो यहां पर जो कुछ भी नंबर लिखा है, चाहे 1 लिखा हो, चाहे 10 लिखा हो, चाहे 12 लिखा हो, चाहे 8 लिखा हो, वो आपका लगन है। अब इसमें तीसरा एक और आता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं सन साइन। सन साइन क्या है, सूर्य वाला साइन क्या है, तो सूर्य जिस नंबर के साथ बैठा है वो आपका सन साइन है, या सूर्य का है। जैसे चंद्रमा का नंबर निकाला वैसे ही सूर्य का भी निकलता है, लेकिन सूर्य का बहुत कम जगहों पे जरूरत पड़ती है। ठीक है, मोस्टली आपका लगन का और चंद्रमा की जरूरत पड़ती है। हाँ, नेक्स्ट एक्सक्यूज मी क्वेश्चन सर, और किसी का। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए। सर मुझे भी लीव करना पड़ेगा दूसरी क्लास के लिए प्लीज। कोई बात नहीं। थैंक यू सर। अब इसमें नेक्स्ट जो है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ, यहाँ पे मोनिका मैम आप अवेलेबल है, मोनिका यादव। यस सर, यस ओके, सर। क्योंकि देखिए नेक्स्ट जो चीजें हैं, और कौन कौन पर्सन है जिसको एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानकारी है। योगेश, योगेश नहीं आई थिंक। चलिए, अभी फिलहाल ये आपको थोड़ी बेसिक थी। मेन आपको क्या है, इवेंट्स पता होने चाहिए कि कौन सा इवेंट्स कहां से निकल के आए, क्योंकि देखो एस्ट्रोलॉजी एक दिन में पढ़ना पॉसिबल नहीं है। एक दिन में आपको कोई भी बेसिक से बेसिक चीज भी नहीं आएगी। अगर कोई सोच रहा है कि मैंने न्यूमरोलॉजी मेरे को आ जाए, तो देखो न्यूमरोलॉजी आपको, चलो उसमें अगर आप मेहनत भी करोगे तो आपको 1 से 1.5 महीने में आ जाएगी। ठीक है, न्यूमरोलॉजी आपको 1-1.5 महीने में आ जाओगे, और 3 महीने में आप उस पर परफेक्ट भी हो जाओगे। ठीक है, या फिर आप उसमें क्या करो, 100 लोगों के आप चार्ट्स के ऊपर वर्क करो, तो आप अपने आप को लगेगा कि हाँ मेरे को आ गया है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी में आपको हॉरोस्कोप देखने होते हैं बहुत सारे, और चीजों के टॉपिक्स के ऊपर पढ़ना पड़ता है। अब मैं आपको सीधा टॉपिक्स पे ले जाता हूँ, कि जो मैंने आपको चैट्स में मेंशन किया था, कि चैट्स में जो चीजें थी वो मैं आपको क्लियर करता हूँ, कि हम क्या क्या अपकमिंग डेज में सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने प्लान किया है। बहुत सारे लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई है कि सर हम सीखना चाहते हैं। ठीक है, सीखना चाहते हैं, तो जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए मैंने एक 1 ईयर का कोर्स निकाला है। 1 ईयर का, ये नहीं कि 1 महीना 2 महीना, क्योंकि देखो मैं कोर्स करा के, ज्यादातर आप क्या करते हो, कोर्स करते हो उसके बाद छोड़ देते हो, आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, तो जो आपने पढ़ा होता है वो जस्ट नोट्स बन के रह जाता है।
यस और नो? अगर आप एक साल तक चीज को पढ़ो और उसमें आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें मिलें तो वो दिमाग में रहेगी कि नहीं रहेगी? और साथ में प्रैक्टिस भी हो तो। यस अगर मान लीजिए आपने एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में अगर आपने 100 हॉरोस्कोप रीड किए तो क्या कल को आप 10 हॉरोस्कोप रीड नहीं कर पाओगे लोगों के? यस और नॉर्मली अगर मान लो आपकी एक महीने की क्लास है और आपको लास्ट में आपको 5 हॉरोस्कोप के ऊपर कुछ बताया और उसके बाद आपकी क्लास खत्म, तो क्या कर पाओगे किसी को कुछ? नहीं। वो प्रैक्टिस फिर अकेले खुद ही करनी, ठीक है ना? चलिए, तो अब हम यहाँ पर चीजों को देखते हैं। सबसे पहली चीज कि जो आपने एक बेसिक सुना होगा, बेसिक एस्ट्रोलॉजी, एडवांस एस्ट्रोलॉजी, सुना है ना बहुत बार? सुना है कि नहीं सुना है? हाँ सुना है। तो तो सुना है। हाँ, तो देखो मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं। बेसिक होता है लेकिन हर किसी का बेसिक नहीं होता है, समझ रहे हो? बेसिक होता है लेकिन हर किसी का बेसिक नहीं होता है। लेकिन आप सबको क्या कहा जाता है? इसका बेसिक भी एडवांस भी है, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? जी अब आप सबके बच्चे स्कूल गए होंगे, आप सब भी स्कूल पढ़े होंगे, तो देखो जो 10th क्लास तक हम सब पढ़ते हैं वो सब क्या है? बेसिक है। बेसिक है। हम लाइव एग्जांपल से समझते हैं। ऐसा तो नहीं कि जब आप प्लस 2 में जाते हो तो आपको फिर से बेसिक स्टार्ट होता है, या जब ग्रेजुएशन या फिर आप एमए वगैरह या फिर आप मास्टर्स जाते हो तो फिर से आपका बेसिक शुरू होता है। वो बेसिक एक बार में खत्म हो गया ना 10th तक। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में बेसिक एक ही होता है, और उस बेसिक के बिहाफ पे जो आप नॉलेज गेन करते हो उसके बिहाफ पे आप किसी भी एडवांस या अलग तरह की जो पद्धति है उसको सीखने के कैपेबल हो जाते हो। आपको दोबारा से अलग अलग चीजों का बेसिक नहीं करना होता। पहली चीज जो आप एक थोड़ा सा ये लगते हो कि नहीं जी पहले इसका बेसिक कोर्स करेंगे फिर एडवांस करेंगे फिर मास्टर करेंगे, आपको पहले ये कंफ्यूजन होता है ना ज्यादातर लोगों को। यस और नो? यस होती है ना? जी यस यस मास्टर नहीं कुछ होता। हाँ, मान लीजिए आपने कोर्स किया है, 10% आपका छूट गया या 10% आपको नहीं बताया और बाद में उस चीज को बोला गया कि ये अब मास्टर है, तो आप कहते हो हाँ, क्योंकि जो चीज आपको नहीं मालूम सब कुछ करने के बावजूद आपको लगता है कि ये एक अलग लेवल की चीज है। क्लियर? यस और नो? ऐसे लगता है ना कभी कभी यस कि सब कुछ कर लिया यस है, ये कुछ नया बता रहा है, मतलब कि ये और एडवांस लेवल का है। क्योंकि देखिए एडवांस चीज जो होती है, एडवांस बेसिक और एडवांस में मेरी नजर में बेसिक और एडवांस में फर्क क्या है? बेसिक वो जिसमें आपको एक पूरी रूपरेखा समझा दी जाए, ठीक है, कि टोटल क्या होता है, वो सब कुछ बेसिक में आता है। और एडवांस में सिर्फ एक सिंगल चीज को पकड़ के जो हम खींचते हैं ना, वो एडवांस में आता है ओनली, जो मैं समझता हूं और जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। जी सर। एग्जाम्पल के लिए बेसिक में जैसे कि अगर हम यहाँ पे प्लैनेट्स बोले, राशि बोले, कल को राशि बोले, प्लैनेट्स बोले, उसमें आप साढ़े सती बोलो, आप काल सब दोष बोलो, ये प्लैनेट यहाँ बैठा है वहां बैठा है ऐसे है वैसे है ये वो सब बेसिक में आएगा। लेकिन जब आप एक टॉपिक पे आ जाओगे, क्योंकि देखो जब आप किसी के पास कंसल्ट करने जाते हो तो वो एडवांस है और वो टॉपिक है। आप किसी पर कंसल्ट करने जाते हो तो आप ये तो नहीं पूछते कि मेरा शनि कैसा है, जी आप क्या नहीं। एक क्वेश्चन लेके जाते हो। जी तो वो जी सर। क्वेश्चन टोटल, वो जो आप क्वेश्चन लेके जाते हो ना, जैसे मेरी लड़के की शादी नहीं हो रही, इसकी शादी नहीं हो रही, या ये नौकरी कब लगेगा, या फिर इसके सेहत कब ठीक होएगी, या फिर इसका देखो जी क्या बनेगा, या ये है वो है, मेरी सास नहीं मान रही, मेरी बहू नहीं मान रही, वो एक जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करनी है और उसको किस तरह से उसकी एक पाइपलाइन में लिंकेज बनानी है, वो सब एडवांस का पार्ट होता है। लेकिन उसके लिए बेसिक आपका रहना चाहिए रेडी। उस बेसिक के बिहाफ से आपके एडवांस की पूरी पाइपलाइन तैयार होती है, उसमें और कुछ नहीं होता। ठीक है? क्लियर हो गया बेसिक और एडवांस में फर्क? क्योंकि यस जी मोस्टली सर। क्या है, लोग कंफ्यूज रहते हैं। जी क्योंकि जो सर। लोग इंटरेस्टेड है ना एस्ट्रोलॉजी में, उन चीज वो इन चीजों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? जी क्लियर हो गया? जी। जी यस सर। अब दूसरी चीज, आपने केपी सिस्टम सुना होगा, कृष्ण पद्धति। यस जी सर जो केपी पद्धति होती है वो होती है आपकी जब एक फिक्स चीज हो जाती है ना, एक जैसे आपने कोई एक चीज को फिक्स कर लिया कि यार मैंने इस चीज के ऊपर ही अब थोड़ा आगे सोचना है, देखना है, पूछना है, तो उसमें जस्ट मोटा मोटा एक जो टाइम को हमने देखना होता है ना कि यार एक टाइम निकालना है, कौन सा दिन महीना रहेगा
या कौन सा सुटेबल टाइम रहेगा, सिर्फ उस एक टाइम के लिए केपी सिस्टम होता है ओनली। बाकी केपी में ऐसा और कुछ आपको नहीं मिलेगा जो वैदिक में मिलेगा। ठीक है, केपी अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो 3 दिन में भी पढ़ सकता है, और अगर उसको नहीं समझ में आ रहा तो 3 साल भी शायद कम है, क्योंकि 10 लोग अगर केपी पढ़ाएंगे तो वो अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे। बात यह है कि आपको किस तरह से समझ में आ रही है या आना चाहिए। ठीक है, यस जैसे आप मार्केट में देखो तो एक ही टॉपिक की अलग अलग बुक्स होती हैं, लेकिन मैटर एक ही लिखा होता है ना। हमें कोई कोई राइटर पसंद आ जाता है, कोई नहीं पसंद आया, लेकिन बात एक ही लिखी होती है। तो वही है समझाने का तरीका, और आप किस तरह से समझने को तैयार हो। केपी क्लियर होगी। जैसे कुछ लोग केपी के पीछे भागते हैं कि जी केपी पढ़नी है, जबकि जो केपी एस्ट्रोलॉजी है और जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, दोनों में बहुत अलग अलग चीजें। ठीक है, जो लोग यहाँ पे न्यूमरोलॉजी में हैं अगर, तो उन लोगों को केपी अगर आती है तो उनको हेल्प हो जाएगी। एक वो ये कि इन केस कल को अगर आपने नेम करेक्शन करना हो या फिर आपने न्यूमरोलॉजी में नंबर्स की हेल्प लेनी हो, तो वहां पे आपको केपी जो है वो हेल्प करेगी, वहां पे वैदिक हेल्प नहीं करेगी। लेकिन वैदिक में आप ज्यादा सवालों को ले सकते हो, केपी में आप उतने ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, वैदिक थोड़ी यस सिंपल लगेगी, केपी थोड़ी पजल्ड लगेगी। ठीक है, क्लियर, डिफरेंस समझ में आ यस गया केपी का। थर्ड में आपने यस रेड बुक सुना होता है, सुना होता है रेड बुक। हाँ जी हाँ जी, यस सर, यस सर। लाल अब रेड किताब। बुक का क्या है वो समझो। रेड बुक देखो, जैसे आपने देखा होगा ना कहीं पर एक पंडाल लगा होता है, वहां पे बहुत सारे लोग आ जा रहे होते हैं, तो उसको देख के बहुत सारे और आ जाते हैं। देखा है कभी, हाँ या ना। यस सर। हाँ आपने सर। लॉटरियां बिकते हुए देखा होगा सड़क के किनारे, लॉटरियां बिक रही हैं, लोग खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? किसी एक की लग रही है, उसके पीछे और 10 आ जाते हैं। जो रेड बुक है उसका कंसेप्ट भी सेम ऐसा है, कुछ लोगों का भला होता है इसलिए लोगों का बिलीफ उसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि रेड बुक गलत है, सही है। लेकिन रेड बुक में क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको एक चार्ट बना के दिखाया था ना 1 से लेकर 12 नंबर का, तो रेड बुक ये कहती है कि उस जगह पे ग्रह अगर बैठा है, मैटर नहीं करता कि राशि कौन सी बैठी है, क्योंकि देखो वैदिक में ये होता है ग्रह के साथ नंबर इंपॉर्टेंट है। 1 से लेके 12 नंबर अलग अलग है तो प्रिडिक्शन अलग अलग जाएगी। लेकिन रेड बुक कहती है कि हमने सारी दुनिया के लोगों का एक ही चार्ट बनाना है 1 नंबर का, और टोटल हमने सिर्फ 12 तरह की प्रिडिक्शन ही करनी है ओनली। वैदिक क्या कहती है कि हमने 12 मल्टीप्लाई 9 प्लैनेट्स हैं और 12 हाउसेस हैं हमारे, उतनी प्रिडिक्शंस करनी है। लेकिन वैदिक केपी और रेड बुक क्या कहता है कि हमने सिर्फ एक प्लैनेट को एक ही जगह बिठाना है, हमको नंबर से या राशि से कोई मतलब नहीं। समझ में आया डिफरेंस क्या है मेन? क्लियर हुआ? अलग आ गया ना, बिल्कुल अलग हो गया ना, डायरेक्शन ही बिल्कुल अलग हो गई। और जो रेड बुक में पढ़ाया जाएगा वो चीज ना केपी में मिलेगी ना ही आपको वैदिक में मिलेगी, और उसको कई बार समझने में थोड़ी सी रिलेट नहीं हो पाता कि यार जो हमने अब तक पढ़ा है ये बिल्कुल उसके अलग क्यों चल रहा है, क्योंकि वो अलग बना हुआ है इसलिए अलग चल रहा है। और रेड बुक मोस्टली किस लिए होता है? रेमेडीज के लिए। जैसे कई बार क्या होता है, आपको मान लो, आप सभी को, आप में से मान लो किसी को प्रॉब्लम हुई, हेल्थ में कोई इशू हुआ, आप क्या करते हो, सीधा डॉक्टर के पास ना जाके आप मेडिसिन के मेडिकल स्टोर पे जाते हो, उसको अपने सिम्टम्स बताते हो, वो आपको मेडिसिन दे देता है और आप खा लेते हो और रिकवर हो जाते हो, या फिर तबीयत और बिगड़ जाती है। दोनों में से कोई एक चीज होती है, यस और नो? यस। होता है ना। आपको तबीयत खराब हुई, आप मेडिकल स्टोर पे गए, उसको सिम्टम्स बताया, उसने आपको मेडिसिन दे दिया, इंजेक्शन दे दिया, आपने वो ले लिया, या तो आप ठीक हो गए या आपकी तबीयत बिगड़ गई। अगर आप ठीक हो गए तो वेल एंड गुड, आप दोबारा जाओगे। ये है रेड बुक, कि सीधा आपका हॉरोस्कोप में प्लैनेट देखा कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग आपकी रेमेडी बताई गई, आपने रेमेडी की एंड दैट्स इट। इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है कि आपका ये ऐसे है, ये वैसे है, ये होगा वो होगा। उसमें अगर कुछ है भी ना, जैसे हम कहते हैं ना कि ये दशा है, तो वो भी फिक्स्ड है कि सबने ऐसे ही चलना है। जैसे न्यूमरोलॉजी में जो लोग दशाएं निकालते हैं तो फिक्स्ड है, ऐसे ही चलना है। अब 2023 है, 2023 क्या है? 2 + 2 + 3,
2 2 4 और 3 7, 7 साल, 7 नंबर का हो गया जी ईयर, सारी दुनिया के लिए 7 नंबर का ईयर हो गया। क्लियर? लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। फिर उसमें हम क्या करते हैं, एडिशन क्या करते हैं, पर्सन की डेट ऑफ बर्थ ली, उसको बीच में ऐड कर दिया जी, आपके हिसाब से अब आपका ये हो गया। पर्सनल। ठीक है, पर्सनल। तो इसीलिए वैदिक मैंने आपको पहले वैदिक क्लियर कर दिया, वैदिक में हर चीज अलग अलग है और वो ज्यादा डिटेल्ड है। देन केपी बता दे, केपी जस्ट एक टाइम के लिए, कि आपने एक फिक्स चीज कर ली, उसका टाइम जो है उसके लिए देखना है, तो उसके लिए आपकी केपी है। ठीक है, बीच में उसके नक्षत्र वगैरह से काफी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। देन आपको मैंने आपको रेड बुक क्लियर कर दिया। ठीक है, रेड बुक मैंने आपकी रेमेडीज के लिए होता है। अब थर्ड, थर्ड आपने बीएनएन सुना होगा, बीएनएन भृगु नंदी नाड़ी सुना है? हाँ सर, सुना है। हाँ सुना है। सुना है, किसी ने पढ़ा है? नहीं, मैंने नहीं। देखिए सभी पार्टिसिपेट कीजिए, जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो जरूर। ठीक है, अब बीएनएन में क्या होता है, आपने देखा होगा प्लैनेट्स के साथ कोई ना कोई दूसरा प्लैनेट चिपका हुआ है, एक के साथ 2 बैठे हैं, 3 बैठे हैं, कभी कोई आमने सामने है, तो उनकी कुछ डिफरेंट प्रिडिक्शंस होती हैं, जो आपको ना वैदिक में मिलेगी ना केपी में, तो है ही नहीं प्रिडिक्शंस। ठीक है, केपी में मोस्टली टाइमिंग्स हैं, और बाकी आपको प्रिडिक्शंस को वही वैदिक के हिसाब से ऐड ऑन करके बताना होता है। ठीक है, और रेड बुक में प्रिडिक्शंस अलग लेवल की होती हैं, उनका कोई मतलब नहीं है दोनों से। तो बीएनएन क्या कहती है, वो जस्ट जो आपके अटैचमेंट्स है एक दूसरे प्लैनेट्स के, तो उनकी जो आपस में अटैचमेंट्स है उससे क्या नई प्रिडिक्शंस निकल के आ रही हैं, ये बीएनएन बताती है। ठीक है, बीएनएन प्रिडिक्शंस बताती है, और वैदिक में प्लैनेट्स अगर साथ में है तो वो उसका रिजल्ट बताती है कि क्या क्या होने की संभावनाएं हैं और क्या इसमें अब कैरेक्टर आएगा। ठीक है, वैदिक की अलग प्रिडिक्शंस होती हैं, बीएनएन की अलग प्रिडिक्शन होती है। ठीक है, क्योंकि बीएनएन वैदिक से, वैदिक के टाइम का ही है, बीएनएन एक अलग शास्त्र बना हुआ है। क्लियर हुआ? क्योंकि जिस पर्सन ने बीएनएन किया हुआ है ना, भृगु नंदी नाड़ी जिसने पढ़ा है, वो सीधा सीधा प्रिडिक्शन देगा, लेकिन अगर आप उसको पूछोगे कहां से आया, कैसे आया, हमको भी समझा, तो वहां उसके हाथ खड़े हैं, मुझे नहीं पता यार, मेरे को तो ऐसे बताया था, मैंने बता दिया। जैसे कई बार ये होता है ना, आपने कोई चीज खाई और आप ठीक हो गए, और आप उसके बाद चले गए, यार तूने क्या दिया था बता तो सही, वो कहेगा यार मैं तो खुद ही भूल गया क्या दिया था। मतलब बीएनएन ये चीज है कि आपको सीधा सीधा प्रिडिक्शन करनी है, ये है तो ये है, ये है, अब तू बता है या नहीं है। अगर लगेगा हाँ है, अब हमें सिखा, भी हमने क्या सिखाना, ऐसे हमें बताया गया, हमने भी ऐसे आगे बता दिया। ठीक है, जैसे रेड बुक फिक्स है ना, वैसे बीएनएन भी एक फिक्स आपका ग्रंथ है, जिसमें फिक्स चीजें हैं, आपको कुछ बनाना नहीं है, फिक्स प्रिडिक्शंस है, आपको वो आगे बतानी है, और वो आपके 10 में से 8 लग जाएंगे। 10 आउट ऑफ 10 कुछ नहीं होता। अगर कोई अगर आपको कह रहा है कि जी मैं 100% आपको सही प्रिडिक्शन दूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होता। कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट आजकल ऐसा नहीं है जिसके 100 में से 100 आए हो, कोई डॉक्टर आजकल ऐसा नहीं, आज तक ऐसा नहीं है जिसने 100% सारे पेशेंट को ठीक किया हो, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जिसके जिसके सारे पेशेंट सही हुए हो, कोई लॉयर ऐसा नहीं जिसने आज तक हर केस जीता हो। ठीक है, कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसने कभी तरक्की, हमेशा तरक्की की हो, कभी ठोकर ना खाई हो, कोई ऐसा आदमी नहीं जिसने कभी लॉस ना देखा हो। क्या है आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा खुशी रहा, उसको कभी दुखी ना आया? तो जो लोग ऐसे बेवकूफ बनाते हैं ना, 100%, 101%, वो अपने आप को ही धोखा दे रहे। 100% कभी कुछ नहीं होता। आदमी आदमी कहता है मैं 100 साल जीऊंगा, कौन जी रहा 100 साल? जो 100 साल जीते वो बोलते नहीं कि मैं 100 साल जीऊंगा। ठीक है, 100 कुछ नहीं होता, पहली चीज। ठीक है, बीएनएन हो गया। अब इसके अलावा और क्या चीज होती है? बीएनएन हो गया, उसके बाद एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी होती है। फाइनेंशियल आपने सुना होगा, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। एक्चुअल में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी होती नहीं है, ये बनाई गई है लोगों की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार और लोगों के इंटरेस्ट के अनुसार। क्यों? क्योंकि 3 में से 1 सवाल पैसे का आता है, 3 में से 1 सवाल पैसे का आता है, और अगर मैं चाहूं तो मैंने एक रिलेशनशिप की एस्ट्रोलॉजी भी बनाई है, उसका मैंने नाम रखा है रोमांस, सेक्स एंड रिलेशनशिप। उसके ऊपर मेरा कंसेप्ट क्या है, हालांकि मैंने उसमें मेंशन नहीं किया, क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट और लोगों के जिस हिसाब से क्वेश्चंस है ना, उसके बिहाफ पे हमको क्रिएट करना पड़ता है कुछ ना कुछ कभी कभी। अगर हम क्रिएट नहीं करेंगे तो लोग समझेंगे कैसे कि हाँ हमें कुछ आता है? नहीं तो हम तो वो बनी बनाई चीजें आपको देते जाएंगे ना आगे आगे, जैसे बीएनएन और रेड बुक में बता रहा है। कहां पे थे हम? फाइनेंस में। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, मोस्टली
किस व्यक्ति के पास कितना पैसा रहेगा, वो कहाँ कहाँ से पैसा कमा सकता है, कौन कौन सी जगहों पे उनको इन्वेस्ट करना चाहिए तो वो पैसा कमाएंगे बनाएंगे। जैसे कि मैं 2014 में अराउंड 7,500 की सैलरी पे था, 7,500 की 2014 में। और जब मैंने 2015 में पहली बार एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा तो मैंने इसके ऊपर पहले 3 साल तक प्रैक्टिस ही की है। मेरे को समझ में नहीं आई थी, टू बी फ्रैंक, क्योंकि हमें पढ़ाने वाले इतने अच्छे हमको मिले नहीं थे, और पहले के टाइम पे इतने अच्छे नहीं थे पढ़ाने वाले। और जूम सेशंस भी जो होते थे तो वो लोग भी बस, किसी ने 5 दिन पढ़ाया, किसी ने 10 दिन पढ़ाया, किसी ने 1 महीना पढ़ाया, तो बीच में पढ़ाया नहीं पढ़ाया बस, तो डाउट्स कोई क्लियर करता नहीं था इतने, ठीक है। तो वो जस्ट एक कॉपी पेस्ट वाला मटेरियल चलता था कि जी जो जितना हमें मालूम है उतना। फिर मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, अलग अलग लोगों से सीखा, अलग लोगों के जाके सिखाया, 100 से ज्यादा हॉरोस्कोप के ऊपर प्रैक्टिस की, पॉइंट्स उनके देखे समझे, तब जाके मेरे को पल्ले पड़ा कि यार मेरे को पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। और जहां जहां से मुझे पैसा आएगा उन चीजों पे मैंने फोकस किया, तो आज के टाइम पे बिल्कुल सही, एक आम आदमी से मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, ठीक है। सुबह से लेके अभी तक जस्ट 1 टाइम का मैंने खाना खाया है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लग तो नहीं रहा ना, एनर्जी लेवल बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे मालूम है हफ्ते में कभी एक दिन कोई ऐसा हो रहा है तो मेरे को मालूम है बाकी के 5 दिन या 6 दिन में मैंने रिकवर कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का मेन ये है, कहाँ से पैसा आना है ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें एड ऑन क्या होता है कि जैसे आपको पैसा कमाने के कुछ अलग अलग एरियाज बता दिए जाते हैं। एग्जाम्पल शेयर मार्केट हो गया, ठीक है, शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, एफडी कहाँ करवाओ, क्रिप्टो में लगाना तो कैसे लगाओ, कहाँ देखना, कहाँ समझना है। एक क्या होता है, एक तो होता है आप जस्ट लालच के थ्रू पैसे की तरफ जाते हैं, एक होता है आपको साइकोलॉजी अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है, काउंसलिंग साथ में आपको देनी पड़ती है। अदरवाइज क्या है, जस्ट आप एक गोल दिखा के छोड़ दोगे तो बात नहीं बनेगी। एस्ट्रोलॉजर का मतलब ये नहीं होता है, एस्ट्रोलॉजर का मतलब ये नहीं होता है कि जस्ट आपने गाइड प्रिडिक्शन दी काम खत्म, उपाय बताया काम खत्म, नहीं, आपको उसे समझाना भी आना चाहिए, काउंसलिंग भी देनी चाहिए। मैं एक एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ में एक बिजनेस कोच भी हूं। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि बिजनेस को कैसे संभालना है, कैसे देखना है, वो सब चीजें। अब बढ़िया आपको ऋषि देखिए, सिंह. जी मी 2 अटेंड केले ना, रिचा गंभीरचा अटेंड केले मी. जी जी जी, त्याचं एक अटेंड केलेलं आहे, ते मोरपंख्याचं अटेंड केलेलं आहे. क्या कहना चाह रहे हैं विनोद जी आप? विनोद जी, चलिए बाद में करते हैं, ठीक है। सॉरी सर. जी क्या कह रहे हो सर विनोद जी आप? नहीं आपके बारे में कुछ नहीं सर, थैंक यू, सॉरी सर. ओके, चलिए नेक्स्ट, फाइनेंशियल वाले को पूरा कंप्लीट करते हैं। फाइनेंस वाले में क्या होता है, कौन पर्सन कितना कमा सकता है, कहाँ से कमा सकता है, और जो आप कमाते ही नहीं हो कभी कभी, तो उसका रीजन ये होता है कि आप उस राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहे जो आपके लिए बनी है। जॉब कर रहे हो, बिजनेस आपकी लाइफ में बना हुआ है, आप जॉब में लगे रहते हो, फिर आपको एक टाइम पे आता है यार बिजनेस करना था, बिजनेस कर रहे हो, पता लग रहा है कि सर्विस एरियाज में आपको जाना चाहिए, आप प्रोडक्ट बनाए जा रहे हो, आप मार्केटिंग में बहुत अच्छे हो लेकिन आप घर के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है। तो आपको समझना चाहिए कि मेरे को फाइनेंस मिलेगा कहां से। या कई लोग जो शादी नहीं करते बैठे रहते हैं, तो जब आपका तकदीर का भाग्य ही शादी के बाद खुलना है तो उस चीज को समझ क्यों नहीं रहे? नहीं शादी करनी मत करो, गर्लफ्रेंड बना लो यार, उससे भी बहुत फर्क पड़ जाता है। जो नहीं ना मान रहा वो, क्योंकि मेरे पास 25 से 30 साल के लोगों के केसेस आए थे, उन्होंने बताया था, मैंने उनकी जब प्रेडिक्शंस की, मैंने कहा ये लड़की आने से खर्चा भी होता है कि हाँ भी इस लड़की के पीछे तेरे 2-2.5 लाख रुपए बर्बाद है, हाँ जी हुए, उसकी वजह से मैंने अब एडमिशन भी करवाई। और कई बार क्या होता है, हाँ लड़की आई, उसकी वजह से पर्सन की तरक्की भी हुई, एक जिम्मेदारी, पुराने टाइम पे कहते हैं ना शादी कर दो इसकी अपने आप सब कुछ हो जाएगा, तो जिम्मेदारी का एहसास होता है, तो वो चीजें बूस्ट होती हैं। तो कहते हैं ना हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक नारी का हाथ होता है, तो वही चीज है। जरूरी नहीं है कि यार शादी करने के बाद ही है, गर्लफ्रेंड बनाना कौन सी बुरी बात है आज के टाइम में, कॉमन हो गया है। अब बुरा मत मानिएगा अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं ऐसी सलाह दे रहा हूँ, ठीक है, मैं जस्ट आपको कंसेप्ट समझने की बात करूं। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्लियर हो गया, फाइनेंस से रिलेटेड ओनली फाइनेंस, दैट्स इट। और पहला फाइनेंस देख लो, दूसरा एक्सपेंस देख लो, फाइनेंस और एक्सपेंस, सिर्फ ये 2 चीजें, बाकी कुछ नहीं, कोई घर बार नहीं, कोई ये नहीं, बीमारी नहीं, कोई ये नहीं वो नहीं कि फालतू चीजें ना, सिर्फ फायदा और नुकसान, प्रॉफिट और लॉस, सिर्फ इन 2 चीजों पे ही फोकस किया जाता है।
देन उसके बाद जैसे भी मैंने एक पॉइंट बोला आपका कि रोमांस, सेक्स एंड रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजी मैंने एक न्यू इन्वेंट की, उसमें क्या है, उसमें सिर्फ ये होता है कि जैसे लोग मैच मेकिंग करते हैं तो उसमें मैं क्या करता हूं, मैं प्लैनेट्स के थ्रू आपको मैं डिटेल्स बताता हूँ। उसमें क्या होता है कि पर्सन की फिजिकल जो बॉडी होती है वो कैसी है वो समझाई जाती है। कि जैसे लोग मैच मेकिंग करते हैं तो अनजान लोगों की, तो उसमें भी आपको टिप्स बताए जाएंगे कैसे कैसे क्या है, जिससे आप समझ पाओगे कि पर्सन कैसा का है, कैसा है वो, ठीक है, वो मेरे साथ सही रहेगा नहीं रहेगा। और जो मैं हूं जैसे कि अंदर से, क्या वो भी अंदर से, तो मैचिंग बनेगी हमारी या नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बीवी को एक ऑब्जेक्ट समझते हैं, वो आपको वैदिक में नहीं पता लगेगा, केपी में नहीं पता लगेगा, बीएनएन में नहीं पता लगेगा, रेड बुक में नहीं पता लगेगा, मैच मेकिंग में नहीं पता लगेगा, वो बरतने के बाद पता लगेगा। जब आप किसी के साथ बरतोगे 2-4 महीने तो भी पता लगेगा। तो वो चीज इसमें निकलती है। कोई पर्सन आपके साथ बहुत अच्छा है और बाहर जाके दूसरों के साथ भी बहुत अच्छा है, वो कहता है मेरी बीवी मेरी और दूसरों की भी मेरी, मैं अपनी और दूसरों की दोनों की घर वालों का ध्यान रखता हूं। तो वो चीज कैसे, वो रोमांस है। और कुछ बाकी दूसरा, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं ना हमारी लाइफ में से रोमांस खत्म हो गया है, तो उनको ये नहीं पता होता कि 24 आवर्स में आपका वो राइट टाइम कब है जब रोमांस आपकी लाइफ में क्रिएट होता है। जैसे हम कहते हैं ना अच्छा बुरा टाइम चलता रहता है, तो रोमांस का भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है। कुछ लोगों का दिन में रोमांस का मूड होता है, कुछ लोगों का नाइट में होता है, कुछ लोगों का मिड नाइट में होता है, कुछ लोगों का अर्ली मॉर्निंग में होता है। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ये है तो बेसिक सी चीजें, लेकिन जिसको नहीं मालूम उसके लिए बहुत बड़ी मास्टर क्लास है ये, ठीक है। और बाकी जैसे कुछ होती है, कुछ लोगों के आफ्टर मैरिज क्या है कि अबॉर्शंस होते हैं, कंसीविंग नहीं होती, या फिर हस्बैंड कैपेबल नहीं होता, तो वो सब चीजें आपको इसमें ही समझ में आती है। या फिर कुछ ज्यादातर मैरिजेस ब्रेक होने के क्या होते हैं कि परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस की वजह से ब्रेक हो जाती है। तो वो सब चीजें इसी में ही समझाई जाती है। टोटल 3 घंटे का एक लेक्चर होता है ये, जिसमें आपको वही पर्सन इसको सीखता है जिसको बेसिक चीजें अच्छे से आती है और कुछ नया जानना चाहता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। इसके अलावा आपका पास्ट लाइफ कर्मा एस्ट्रोलॉजी एक जो है मैंने पिछले साल कराई थी। पास्ट लाइफ कर्मा में क्या होता है, कुछ आपके सिलेक्टेड लगन या राशियां होती हैं, जैसे कि मून साइन बताया मैंने, सारी 12 की 12 नहीं, 50%, ठीक है। जैसे आपकी 4 नंबर 5 नंबर हुई, कर्क होगी, सिंह हो गई, ठीक है, आपकी मकर हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपकी मकर हो गई, इसके अलावा मे भी शायद कन्या हो गई, और आपकी मीन राशि हो गई। इस तरह की जो राशियां हैं या लगन होते हैं उसमें कुछ ऐसे प्लैनेट्स की पोजीशंस बनी होती हैं, ये भी फिक्स होता है। जैसे रेड बुक फिक्स है, बीएनएन फिक्स है, उसी तरह से ये फिक्स होता है कि इनमें अगर इन लगन या राशियों वाले कुंडलियों में अगर इस तरह के प्लैनेट्स अगर बैठे हैं तो ये आपका पीछे से कर्मा है जुड़ा हुआ, जिसे अगर आप नहीं भोगोगे तो आपका ये इवेंट नहीं होगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं हमारे बच्चे ही नहीं हो रहे, कुंडलियां दिखाते रहो जितनी मर्जी, पर वो पास्ट लाइफ कर्मा में अगर वो चीज करोगे तो वो आगे कहानी चलेगी। जैसे कुछ में कहा जाता है यार मेरे बच्चे ने मेरा सारा ये जो है मेरा पैसा बर्बाद कर दिया, तो वो क्या होता है कि पिछले जन्म में तुमने अपने बच्चे को अच्छे से किया नहीं होता, दिया नहीं होता, पाला पोसा नहीं होता ढंग से, इसलिए वो इस जन्म में तुम्हारा पैसा बर्बाद करने पे तुला रहता है। या तुमने किसी का पैसा खाया होता है और वो व्यक्ति अगले जन्म में तुम्हारा लड़का बन के पैदा होता है और तुम्हारी प्रॉपर्टी को खाता है। समझ में आई, रिलेट हुआ। या कोई कहता है कि यार मेरे कन्याएं हो रही हैं बार बार, तो वो पिछले इवेंट में पिछले जन्म में तुम्हारी कुंडली में कुछ ऐसा था कि तुमने कन्याओं की रिस्पेक्ट नहीं की थी, जिस वजह से तुम्हें अब कन्याएं कन्याएं हो रही हैं, ठीक है ना। तो तुम्हें समझना चाहिए अगर आप तुम औलाद की इच्छा कर रहे हो तो तुम्हें क्या चीजें करनी है, क्योंकि इसमें जो रेमेडीज होती है ये बिल्कुल डिफरेंट है, और इसकी जो सेंस है वो आपकी वैदिक बीएनएन किसी भी और चीज से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि है तो फिक्स, लेकिन ये सिर्फ पास कर्मास के बिहाफ पे। सभी कुंडलियों का नहीं होता, कुछ सिलेक्टेड कुंडलियों का होता है, लेकिन आपको अगर नॉलेज होगी तो आप देख पाओगे। क्लियर? आई थिंक शायद इतनी चीजें पहले कभी आपने शायद सुनी ना हो, जो सुनने में आज डिफरेंट लग रही हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए पर्सन आप सभी अटेंटिव रहिए तो आपको 3 चीजें क्लियर होंगी। इसके अलावा प्रश्न कुंडली, किसी के पास कुछ भी नहीं है, कोई 50-60 साल का आदमी आ गया, 80-90 साल का आ गया, या फिर कोई ऐसे आ गया मेरे को नहीं मालूम मेरा हॉरोस्कोप कहाँ है, और वो कहता है कि जी एक सवाल है मेरा, ऐसे करके बताओ इसका क्या जवाब है। तो आपके पास कुछ भी नहीं है, आपने उसका आंसर देना है, तो कैसे देना है?
वो होती है आपकी प्रश्न कुंडली, ठीक है। और इवन कि इसके अलावा मैं आपको जैसे एक फोन कॉल कंसल्टेशन सिखाऊंगा कि फोन कॉल पे कैसे कंसल्टेशन दी जाती है। जैसे कई बार मेरे को लोग फोन करते हैं तो मैं फोन पे पूछ लेता हूँ जी प्रॉब्लम क्या है, वो ये प्रॉब्लम बताते हैं, फिर मैं उनको कहा इतने टाइम से चल रही है, मैं क्वेश्चंस पूछता जाता हूँ, वो जब तक यस कर रहे हैं तो मैं उनका रिप्लाई साथ ही में देता हूँ बिना हॉरोस्कोप देखे। अगर बाय चांस बीच में मेरे 5 में से 3 सवालों के जवाब ना हो गए तो मैं हॉरोस्कोप चेक करता हूँ, अदरवाइज मैं बिना हॉरोस्कोप देखे भी आपको रिप्लाई दे देता हूँ। फोन कॉल कंसल्टेशन, जैसे अगर मैं किसी और काम में बिजी हूं तो मैं साथ ही में आपको रिप्लाई दे देता हूँ कि जी क्या है कैसे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 100 हॉरोस्कोप देख के एक्सपीरियंस हो रखा होता है कि क्या चीज है। जैसे होता है ना, एक दुकान पे 100 लोग जो आए हैं तो उसमें से 70 लोग तो एक ही चीज मांगने आए हैं, वो तो पता ही है क्या देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका पंचपक्षी ज्योतिष, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो जो पंचपक्षी ज्योतिष है वो मोस्टली ज्यादातर क्या होता है, किसी एक पर्सन का रोजाना का अच्छा और बुरा टाइम निकालने के लिए होता है। रोज आपने कुछ ना कुछ करना है। जैसे आप पंचांग देखते हो तो पंचांग हो गया सबके लिए, पर्सनल आपका क्या है, कभी सोचा है, किसी ने सोचा है? पंचांग तो सबके लिए होता है। लोग कहते हैं ना पंचांग देख के करो, पंचांग देख के करो, पंचांग ये पंचांग वो, पंचांग सबके लिए है। जो राहु काल है वो सारी दुनिया के लिए है। पंचांग में जो शुभ टाइम है वो सारी दुनिया के लिए है, लेकिन क्या शुभ टाइम में आपका भला होगा? वो गारंटी नहीं है। और क्या राहु काल में किसी का बुरा नहीं हुआ? मैं राहु काल में भी बताता हूँ कि आपने क्या करना है जो आपको पॉजिटिव रहेगा, और मैं शुभ समय में भी आपको बताता हूँ कि क्या अवॉइड करना है। तो आपका टाइम सही नहीं ना चल रहा तो शुभ कैसे होएगा? जो एक जनरल चीज है, अब जैसे एग्जांपल के लिए जैसे मेडिसिन होती हैं जिनकी आप टीवी में एड्स देखते हो, तो कुछ लोगों को उनसे एलर्जी होती है। जैसे एक गोली होती है डोलो बोलते हैं उसको, बुखार है दर्द है कुछ भी है उसको खाओ, लेकिन अगर आप ज्यादातर उसको खाते रहते हो तो एक टाइम के बाद वो दवाई क्या करती है, आपके सेंस जो होते हैं उनको डाउन कर देती है, और उसके बाद अगर आपको कोई छोटी मोटी बीमारी लगेगी तो जो कम सॉल्ट वाली गोली होगी ना वो आपको रिजल्ट नहीं देगी। ये साइड इफेक्ट होता है उसका। उसी तरह से इसमें मैं जो आपको पंच पक्षी में बता रहा हूँ, इसमें क्या होता है कि टोटल टाइम ड्यूरेशन को 5 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके आपका गुड एंड बैड टाइम 24 आवर्स का वो फाइंड आउट किया जाता है, जिसमें आप बैड टाइम में अपने आप को संभाल के रखो और गुड टाइम में अपना फुल फोकस दो। एक टाइम पे आपको रेस्ट करना है ना। ज्यादातर तो लोग जो कहते हैं मुझे तरक्की नहीं मिल रही, तो आप अपने गुड टाइम में रिलैक्स कर रहे होते हैं और अपने बैड टाइम में एफर्ट्स मार रहे होते हैं। नदी में बाढ़ आई तो तैरने नहीं जाने का, जैसे ही थोड़ा कम हुआ तब एफर्ट मारने का। तो वो आपको पता होना चाहिए कब करना है कब नहीं करना। तो पंच पक्षी आपको यही चीज समझा। नेक्स्ट उसके बाद पंचांग है। पंचांग आप सभी को मालूम ही है, जो आप मंदिर जाते हो तो मंदिर में बोर्ड के ऊपर लिखा होता है लंबा चौड़ा नीचे तक का लेख, वो सब पंचांग होता है। लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है वो आपको समझना है। अदरवाइज आप पंचांग की बुक परचेज कर सकते हो, पंचांग की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको सारा लिखा है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टू द पॉइंट चीजें हैं, कि जैसे एग्जांपल के लिए पंचांग में सिर्फ आप मैरिज नहीं निकालोगे एक, ठीक है, क्योंकि मैरिज निकालने के लिए आपको सिर्फ उस पर्सन के पास जाना है जिसका काम ही मैरिजेस निकालना है। आप खुद नहीं निकालोगे। और ना मैं आपको मोटा मोटा बता दूंगा, लेकिन आपको मैं इतना एग्जैक्ट नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि इसके बावजूद भी हमें उसी पर्सन को कंसल्ट करना चाहिए जो इन चीजों को डेली बेसिस पे कर रहा है। ठीक है, क्लियर, एग्री? लेकिन पंचांग में वो बाकी सभी चीजें, किस दिन पे शॉपिंग करनी चाहिए, किस दिन पे शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, किस दिन पे ब्यूटी पार्लर जाना चाहिए, किस दिन पे घर में कोई सामान लाना चाहिए, किस दिन पे क्या बेचना चाहिए, मेरी किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों के लिए क्या टाइम होना चाहिए, नॉर्मल क्या होता है, आज दिन अच्छा है या नहीं है, दिन अच्छा है तो कब तक अच्छा है, कहां से अच्छा है, ठीक है, कब तक बुरा है, बुरे में मैंने क्या क्या करना है और अच्छे में मैंने क्या क्या करना है। अगर मैंने कोई एक चीज सोच ली है कि यार मैंने ये काम करना है, लाइक एग्जांपल के लिए आप कहते हो मैंने कोई वर्कशॉप लेनी है, या मैंने किसी को कंसल्टेशन देनी है, या मैंने किसी को अपने घर बुलाना है, तो नेक्स्ट मंथ अगर मैं प्लान कर रही हूँ तो उस महीने में कौन कौन से दिनों में बुला सकती हूँ, या नेक्स्ट वीक बुलाना है तो उस वीक में 7 दिनों में से कौन से दिन सही रहेगा। हस्बैंड वाइफ की अगर पैचअप करवाना है तो कौन से दिन में उनको बिठाना चाहिए कि उनका पैचअप हो जाए। हस्बैंड वाइफ में अगर आपको रिश्ता ही खत्म करवाना है तो कौन से दिन में आप उनको भिड़वाओ कि वो बात ही खत्म हो जाए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ बात नहीं होती बिगड़ जाते हैं, तो वो एक खराब टाइम होता है। और कई बार ये होता है कि बड़े गुस्से में है, आज पता नहीं क्या होगा, एकदम से एकदम सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो राइट टाइम में अगर आप डिसीजन लोगे तो काम बनते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है पंचांग हो गया। पंचांग के अलावा एक आपका आता है अष्टक वर्ग। कितने लोगों ने सुना है अष्टक वर्ग? अष्टक वर्ग सुना किसी ने? अष्टक वर्ग क्या होता है उसको समझाता हूं मैं। आपके 7 प्लैनेट्स होते हैं, राहु केतु को छोड़ दो तो आपके 7 प्लैनेट हुए ना। 7 प्लस 1 आपका लगन, लगन यानी कि मैं, मेरा पर्सनल प्लस मेरे 7 प्लैनेट, इसमें राहु केतु ऐड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो 8 बन गए ना, 7 + 1 8, ये 8 के 8 आपके जो 12 घरों के हाउसेज है उसमें क्या पावर दे रहे हैं। ये जो चीज है ये आपकी बाकी सभी से डिफरेंट है, जितने भी अब तक सुने ना उन सबसे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें किसी एक प्लेनेट का काम नहीं, इसमें 8 के 8 का है कि वो जो 8 के 8 प्लेनेट है वो किसी एक जगह पे क्या हेल्प कर रहे हैं, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन प्लस पॉइंट दे रहा है, कौन माइनस पॉइंट दे रहा है, और ओवरऑल रिजल्ट क्या है। उससे आपको एक फाइनल डिसीजन मिलता है कि मेरे को किस जगह पे फोकस करना है, किस जगह पे फोकस नहीं करना। और अगर सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसमें प्रिडिक्शन में मैंने इसको क्या बताना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप वैदिक में अगर मान लीजिए किसी का हॉरोस्कोप वहां पर चार्ट बहुत अच्छा वहां पे पड़ा हुआ है, लेकिन अगर वो अष्टक वर्ग में जाके सही नहीं है तो आपकी प्रिडिक्शन नहीं काम है। दूसरा ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि जी मैंने उस पंडित जी के पास गया था, उन्होंने बोला कि आपका ये 1.5 साल बहुत अच्छा है लेकिन मुझे फिर भी दिक्कत आ रही है। होता है ना कई बार, जो उन्होंने बोला 1.5 साल बहुत अच्छा है, चलो हमने खुद बोल दिया कि 1.5 साल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हमको दिक्कत आ रही है, बताइए क्या करें। अब इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, अब इस केस में आपको शिफ्ट करना पड़ेगा अपने आप को दूसरी जगह अष्टक वर्ग। या मान लीजिए किसी की 7.5 चल रही है तो वो बेचारा तो 2.5 साल के लिए लटक गया, 2.5 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7.5 के लिए, लेकिन वो कह रहा है मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, अब मैं तो नहीं 7.5 साल रुक सकता। तो आपको किस टाइम पे उसको बताना है कि भाई तू किस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या किस टाइम पे आपने उसको अवेयर करना है कि ये टाइम ड्यूरेशन आपके लिए सबसे बेकार है, लॉस ही लॉस होएगा, या किस टाइम पे रिकवरी है, किस टाइम पे क्या है क्या नहीं है। जो थोड़ा समय को और छोटा करना है ना, उसमें कई बार आपका अष्टक वर्ग काम आएगा। और कई बार जो आपने किसी को गाइड करना है कि यार ये चीज आपके लिए एक एडिशनल बढ़िया है, उसमें आपका अष्टक वर्ग काम आएगा। देन इसके बाद एक आपका आता है रमल शास्त्र। रमल शास्त्र सुना किसी ने? हाँ नहीं। सर सुना। ओके, क्या है बताइए मैम। मालूम तो नहीं है लेकिन नाम सुना है रमन शास्त्र। वो महाभारत में वो बैठे होते थे ना, हाँ कौरव सर वही पांडव, वही याद है। ऐसे हाँ ऐसे वो करके खेलते थे, द्यूत खेलते थे वो। द्यूत खेलते, वो द्यूत थी, ठीक है। रमल शास्त्र क्या होता है? रमल शास्त्र इवन की मान लीजिए अगर आप लूडो भी खेलते हो ना और आपके पास वो 6 नंबर तक का डाइस है, 1 से लेके 6 नंबर तक का डाइस है, तो उस डाइस के बिहाफ पे, ठीक है, डाइस के बिहाफ पे आप प्रिडिक्शंस जो है वो एक थोड़ा सा आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा उसमें, ठीक है। उसमें आप ये लिख सकते हो कि सामने वाला या तो डाइस को खुद फेंके, ठीक है, या तो आपको फटाफट क्या है डाइस को थ्रो करके जो नंबर्स निकल के आते हैं उन नंबर्स के थ्रू आपको देखना होता है कि ये जो डाइस है ये हमको क्या रिप्लाई देना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें पहले से फिक्स सब कुछ है, लेकिन जब आप डाइस थ्रो करोगे वो तो फिक्स नहीं ना है। ये है रमल शास्त्र। वो आपके करंट पे, जो आपके करंट उस टाइम पे जो आपका करंट सिचुएशन है ना, जो आपकी माइंड की स्थिति है और जो आपका क्लियर एक क्वेश्चन है, उसके ऊपर वो पूरा डिपेंड करता है। रमल शास्त्र आपका मोस्टली लोग जो है वो 16 रमल शास्त्र करवाते हैं कि 16 क्वेश्चनों के आंसर मिल सके, ठीक है। लेकिन रमल शास्त्र आपका एक 16 टाइप होता है, एक आपका 32 टाइप होता है, ठीक है ना, 32वीं कहते हैं जिसे। 2 तरह के रमल शास्त्र होते हैं आपके, 16 टाइप एंड 32 टाइप्स, ठीक है। वो भी आपको इसमें एक एडिशनल नॉलेज मिलेगी, तो उसमें आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ मुझे कुछ आता है, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपके योग, आपने देखा होगा कुंडली में बहुत सारे योग बनते हैं। कई बार क्या होता है हम पढ़ लेते हैं सब कुछ, लेकिन हम योग्स पे फोकस नहीं करते कि योग क्या क्या बनेंगे। नॉर्मली ज्यादा नहीं, यहाँ पे मैंने 100 योग्स बोला कि 100 तरह के योग्स होते हैं, लेकिन 100 योग से भी ज्यादा आपको योग्स के बारे में जानकारी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है ना, नेक्स्ट 1 ईयर वाले क्लासेस में अगर आप ज्वाइन करते हो तो। लेकिन उसमें क्या है कि 100 में आपको 100 से भी ज्यादा बता दूंगा, लेकिन जो मोस्टली 40 से 50 योग चलते हैं उनके बारे में अगर आपको जानकारी है
तो आप किसी पर्सन की, जो लोग कहते हैं ना कि मेरे को एक ओवरव्यू चाहिए, या फिर ये बच्चा 5 साल का है, 10 साल का, बताओ आगे तक क्या होगा, तो वहां पर आपके योग काम करते हैं। योग आपके करंट में काम नहीं करेंगे कि जैसे मान लो कोई आपके सामने आके बैठ गया, बताओ जी क्या करे बताओ, उस टाइम पे योग काम नहीं करेंगे। योग कब काम करेंगे, जैसे किसी का आप ओवरऑल एरिया देखते हो, तो वहां पे आपको योग काम करता है कि हाँ इसकी डेस्टिनी में ये चीजें अच्छी हैं। किसी कुंडली को अच्छा या बुरा कहना है तो वो योग बताता है। क्लियर? प्लस रेमेडीज। रेमेडीज एक्चुअल में क्या होती हैं, लोग कहते हैं 100 रेमेडीज, 200 रेमेडीज, 500, 1000, 10,000। एक्चुअल में क्या है, रेमेडीज का कोई अंत नहीं है। ठीक है, आप मेरे सामने 10 समस्याएं लेके आओ, मैं आपको 20 रेमेडियां बता दूंगा। ठीक है, और अगर आप मेरे साथ 5 दिन बाद फिर उन्हीं समस्याओं को लेके बैठोगे तो मैं फिर आपको अलग रेमेडियां बता दूंगा, और दोनों में डिफरेंस होएगा, फिक्स नहीं होगी। रेमेडीज अगर आपको बनानी आ जाएंगी तो आपको रेमेडीज की जरूरत नहीं होती। अब रेमेडीज कितनी तरह की होती है जैसे लोग कहते हैं, तो इसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल दे सकता हूं, ये कि आपने कभी मैथ के टीचर को देखा है? क्या वो फिक्स्ड सॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करता है कि नहीं ये बुक में 5 दिए तो इन्हीं 5 को सॉल्व करना है? उसके पास आप कोई भी सवाल ले आओ, वो सॉल्व कर देता है, उसको फॉर्मूला पता है कैसे करना है। रेमेडीज भी सेम वैसी है। हाँ, इसमें थोड़ा डिफरेंशिएट होता है कि आप किस तरह से देख रहे हो, प्लैनेट के थ्रू देख रहे हो, हाउसेस के थ्रू देख रहे हो, इवेंट या टॉपिक्स के थ्रू देख रहे हो, या आप हॉरोस्कोप के थ्रू देख रहे हो। ठीक है ना, या आप जनरली दे रहे हो, ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी तक मैं यही आपको सब बताना चाहता था कि एस्ट्रोलॉजी में कितनी चीजें होती हैं, और जो आप अलग अलग जगहों पे भटकते हो तो आपको किस चीज को अपनाना है, किस चीज को सीखना है, ये अब आपके खुद के उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी क्या इच्छा है, मेरे को क्या जानना चाहिए इसमें से। कि कहीं ये ना हो कि आप पहले सीखो और बाद में आप कंफ्यूज हो जाओ कि मैंने क्या सीखा और मेरे को क्या समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो फिलहाल मैं अपनी तरफ से क्लियर कर चुका हूं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो पूछ सकता है। और जो एस्ट्रोलॉजी जो लोग फुल सीखना चाहते हैं वो 1 ईयर का कोर्स मैं मार्च मंथ से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो जो लोग इंटरेस्टिंग होंगे वो मुझसे पर्सनल में पूछ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, अभी किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेरी?